हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 50 एमसीक्यूज किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस कंप्लीट कर रखी हैं आपके ये एमसीक्यू सीरीज़ से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए थे 50 एमसीक्यूज, सेकेंड वीडियो में भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे 50 एमसीक्यूज, और आज के वीडियो में भी हम लोग सॉल्व करेंगे 50 एमसीक्यूज। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें भी 50 एमसीक्यूज रहेंगे, और टोटल आपके पास जो पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो अराउंड 200 एमसीक्यूज रहेंगे। और ये 200 एमसीक्यूज जो भी कंप्लीट कर लेगा उसके पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट्स, सारे के सारे डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी अपने नोटबुक और पेन को साथ में लेकर बैठेंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ जैसे जैसे हम आप लोगों के नोट्स कंप्लीट कराते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक ये जो आपके पॉइंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल, आफ्टर सेल सर्विस, ये आपका क्या है, ये पर्सनल सेलिंग का क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, ये पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस है। इन 7 पॉइंट से रिलेटेड हम लोगों को एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, प्लस इसमें 8 सेल साइकिल, सेलिंग ऑफ कंज्यूमर्स और आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। 50 एमसीक्यूज में ये 10 टॉपिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इन द सेलिंग प्रोसेस। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, देन प्री अप्रोच, देन प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, फिफ्थ आपका हो जाएगा हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, फिर क्लोजिंग द सेल एंड देन आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा जा रहा है, सेलिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है यानी कि आपका क्या, प्रोस्पेक्टिंग, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब ऐसे कस्टमर्स जो कि पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब उनके अंदर पोटेंशियल दिख रही है आपको कि वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। अभी वो आपके कस्टमर बने नहीं हैं, वो आपके लिए सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर है, जिनको आप रेगुलर कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एक्टिविटी ड्यूरिंग द अप्रोच स्टेज। इन सभी पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा की एक्टिविटी है, कब के लिए, प्री अप्रोच स्टेज के लिए। ठीक है, तो प्री अप्रोच स्टेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अप्रोच करने से पहले आपको क्या चीज़ देखना चाहिए, आपको कस्टमर की नीड्स को समझना पड़ेगा। जब आप कस्टमर की नीड्स को समझ पाएंगे तभी तो आप कस्टमर को अप्रोच कर पाएंगे, तभी इसका नाम लिखा गया प्री अप्रोच, मतलब अप्रोच करने से पहले, अप्रोच से पहले। देखिए, हम ये सब चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड का हो जाएगा आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन पर्सनल सेलिंग कोल्ड कॉलिंग इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ विच स्टेज। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। कोल्ड कॉलिंग, इट इज़ अ सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी वेयर अ सेल्स पर्सन, जहाँ पर एक सेल्स पर्सन क्या करता है, कॉन्टैक्ट्स इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस हु हैव नॉट प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन दी ऑफर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिनसे आप पहली बार बात कर रहे हो। ठीक है, जिनसे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बात पहली बार कर रहे हो, वही आपका होता है कोल्ड कॉलिंग। इस प्रोडक्ट, मान लो जो भी ABC जो भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जब किसी सामने वाले पर्सन से पहली बार बात करते हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। दिस कॉन्टैक्ट इज टिपिकली मेड वाया फ़ोन कॉल्स, दो इट कैन ऑल्सो अकर थ्रू इन पर्सन विजिट्स, मतलब पर्सनल विजिट्स और ईमेल्स। ठीक है, मतलब फ़ोन कॉल्स के थ्रू, पर्सनल विजिट्स के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू भी हम लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं। तो कोल्ड कॉलिंग कब किया जाता है, कोल्ड कॉलिंग आपका किया जाता है वही आपका फर्स्ट स्टेप में, प्रोस्पेक्टिंग में। ठीक है, जब आप पहली बार किसी को अप्रोच करने के बारे में सोचते हो, ऐसा आप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो कोल्ड कॉलिंग आपका किससे एसोसिएटेड है, डी से, 3 का डी।
क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन द अप्रोच स्टेज टू एंगेज द कस्टमर। इन सभी में से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि अप्रोच स्टेज में यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, कस्टमर को एंगेज करने के लिए। देखिए, अगर आप बताएंगे कि आपके इस वाले फ्रेंड ने या फिर आपके इस रिलेटिव ने हमें आपके लिए सजेस्ट किया है, तो उससे वो क्या होगा, वो जो आपके सामने पर्सन है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो थोड़ा इंगेज हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने आपको रेफ़र किया है तो ठीक है, हम आपकी बात सुन लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 4 का बी। ठीक है, रेफरल मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन द अप्रोच स्टेज टू इंगेज द कस्टमर। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर का इंगेजमेंट आपको मिले, ठीक है, कस्टमर के साथ आपका जो इंगेजमेंट है वो बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरल मेथड पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, 4 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रेजेंटेशन इन सेलिंग इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल व्हेन इट। प्रेजेंटेशन, समझ लीजिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, तो उसको सक्सेसफुल हम लोग कब मानेंगे, उसको हम लोग सक्सेसफुल तब मानेंगे जब आप किसी पर्सन का जो इंटरेस्ट है उसको डिज़ायर में कन्वर्ट कर दोगे। इंटरेस्ट मतलब सामने वाले को सिर्फ इंटरेस्ट है, और डिज़ायर मतलब सिर्फ अब उसकी इच्छा हो गई उस प्रोडक्ट को लेने में। तो जब इंटरेस्ट से आप डिज़ायर तक पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन दी है वो आपने बिल्कुल सही दी है, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन रही आपकी। ठीक है, तो 5th का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के एंड में आप सभी अपने अपने स्कोर्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, सो दैट आप भी एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सको और ख़ुद को इवैल्यूएट कर सको कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल्स साइकिल। सेल्स साइकिल का कौन कौन सा पार्ट है, लीड जनरेशन हाँ होता है, फॉलोअप भी होता है, क्लोजिंग होता है, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका कोई मतलब रोल नहीं है आपके सेल्स साइकिल में। ठीक है, तो ऑड वन आउट के जरिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी। आप किसी प्रोडक्ट का जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हो तो वो डेमोन्स्ट्रेशन आपका कैसा होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स पर बेस नहीं होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन आपको ऐसा प्रोवाइड करना होगा किसी प्रोडक्ट का कि वो सामने वाला जो बायर है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, मतलब आप पहले सामने वाले की नीड्स को समझो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करो। ये होता है मतलब आपका 7 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेलिंग डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट सेलिंग मेनली इन। आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो सेलिंग होता है वो आपका कैसे डिफरेंट है आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट सेलिंग में। देखिए, प्राइस दोनों में रहता है, ब्रांड लॉयल्टी भी दोनों में रहती है, यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया ये भी दोनों में रहता है। लेकिन देखिए, ये आपका जो ये पॉइंट है, नंबर ऑफ डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व्ड, ये आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट सेलिंग में बहुत कम रहेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो यही है, नंबर ऑफ डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑब्जेक्शन इज बेस्ड ऑन स्केप्टिसिज्म अबाउट प्रोडक्ट कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इससे पहले तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, नीड ऑब्जेक्शन, सोर्स ऑब्जेक्शन, प्राइस ऑब्जेक्शन और प्रोडक्ट ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑब्जेक्शन। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, आपको उसमें समझने वाला कुछ खास नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा ऑब्जेक्शन है जो कि आपका स्केप्टिसिज्म पर बेस है, किससे रिलेटेड, प्रोडक्ट कैपेबिलिटी से रिलेटेड, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका क्या, प्रोडक्ट ऑब्जेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द बूमरैंग मेथड इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस इन्वॉल्व्स। बूमरैंग मेथड पहले हम लोग को देखना होगा होता क्या है। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा टर्निंग द ऑब्जेक्शन इनटू अ रीज़न फॉर बाइंग। ठीक है, लेकिन इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए, हम एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाएंगे चीज़ें। जब कस्टमर कहता है कि द प्रोडक्ट इज़ टू एक्सपेंसिव, मतलब कस्टमर बोलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप लोग सेल कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक, तो यहाँ पर सेल्स पर्सन क्या बोलेगा, बूमरैंग मेथड को यूज़ करते हुए सेल्स पर्सन बोलेगा, आई अंडरस्टैंड इट सीम्स कॉस्टली। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है आपको, बट दैट इज़ बिकॉज इट इज़ मेड विथ टॉप क्वालिटी मटेरियल। बट ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो भी प्रोडक्ट है ये आपके बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है,
दैट विल लास्ट फॉर ईयर्स, जो कि आपको सालों साल सर्विस प्रोवाइड करेगा. सो यू विल सेव मनी इन द लॉन्ग रन, और जिससे कि आप लॉन्ग रन में मनी सेव करेंगे बाय नॉट नीडिंग फ्रिक्वेंट रिप्लेसमेंट, और आपको रिप्लेसमेंट भी नहीं करना पड़ेगा. तो बूमरैंग मेथड का मतलब यही होता है कि समझ लीजिए कस्टमर ने कुछ अपना आर्ग्यू रखा, उसी आर्ग्यू को यूज़ करके आप क्या कर दिए, उसको सेल में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, उसने यहाँ पर बोला टू एक्सपेंसिव, आपने उस टू एक्सपेंसिव का प्रॉपर रीज़न दे करके उसको सेल में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, तो 10 का हो जाएगा बी. द बूमरैंग मेथड इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस इन्वॉल्व्स टर्निंग द ऑब्जेक्शन इनटू ए रीज़न फॉर बाइंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, द सेल्स साइकिल बिगिंस विथ. सेल्स साइकिल किससे शुरू होता है? आप लोगों को याद होगा, हमने आपको बताया था सेल्स साइकिल शुरू होता है किससे? प्रोस्पेक्टिंग से. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग ओवर एडवर्टाइजिंग. इन सभी में से ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा आपका एडवांटेज है, किसका? पर्सनल सेलिंग का ओवर एडवर्टाइजिंग. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक. अब देखिए पर्सनल सेलिंग, अगर आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो पर्सनली आप विजिट करोगे, तो आपका वहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा, ये बात आपको तुरंत पता चल जाएगी. लेकिन एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आपको तुरंत पता नहीं चलती है चीज़ें, उसमें टाइम लगता है. तो यही आपका मेन एडवांटेज हो जाएगा पर्सनल सेलिंग में. ठीक है, 12 का सी. क्वेश्चन नंबर 13, द एडा मॉडल. एडा मॉडल का फुल फॉर्म क्या होगा? पहले AIDA का क्या सीन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका सही आपका आंसर होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन. ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड डिज़ायर एंड एक्शन. ठीक है, अटेंशन मतलब आपको कस्टमर के प्रति अटेंशन रहना चाहिए, मतलब आपको अगर लग रहा है कि ये पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, तो आपको उसके प्रति अटेंटिव रहना एकदम. फिर उसके बाद आपको उसके इंटरेस्ट को पहचानना है, उसके अंदर डिज़ायर पैदा करनी है उस प्रोडक्ट के बारे में बता करके, और लास्ट में आपको ऐसे उसको इन्फ्लुएंस करना है कि वो एक्शन ले ले परचेज करने के लिए. ठीक है, ऐसा. तो 13 का हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ सेल्स पर्सन सेज लेट्स गो अहेड एंड फिल आउट द ऑर्डर फॉर्म. ये कौन से आपकी क्लोजिंग टेक्निक के बारे में बता रहा है? चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. इन एजम्पटिव क्लोज टेक्निक. ठीक है, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा. एजम्पटिव क्लोज टेक्निक में क्या होता है? द सेल्स पर्सन एज्यूम्स दैट द कस्टमर हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू बाय एंड मूव्स फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप्स विदाउट डायरेक्टली आस्किंग फॉर सेल्स. एजम्पटिव क्लोज टेक्निक में ये होता है कि कस्टमर के हाव भाव को देख करके जो सेल्स पर्सन होता है वो ये एज्यूम कर लेता है कि सामने वाला पर्सन अब बाय करने के लिए रेडी है. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है तभी ये एजम्पटिव क्लोज टेक्निक उसी को कहते हैं. और ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एक्शन स्टेज का है, एक्शन स्टेज से रिलेटेड है. किसमें? आपका AIDA से रिलेटेड. ठीक है, ध्यान रखिएगा. AIDA का फुल फॉर्म याद है ना आपको? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, वही लास्ट स्टेप पे. ठीक है, तो आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर सेल्स सर्विस इज प्राइमरीली एम्ड एट. आफ्टर सेल्स सर्विस किस लिए प्रोवाइड की जाती है? सो दैट आप कस्टमर को रिटेन कर सको. ठीक है, जब आप कस्टमर को अपने पास रिटेन करोगे, उसको अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो वो वापस से घूम करके आपके पास ही आएगा नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए. ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड करो. तो 15 का हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इन सभी में से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि क्रिटिकल फैक्टर है आपका जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो? तो ये क्या है? आपको आपके मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए. अगर आप मान लीजिए AC बेच रहे हैं, ठीक है, आप AC बेच रहे हैं और कोई कस्टमर आ गया आपसे AC के बारे में पूछने, ठीक है, AC के बारे में पूछने आ गया, अब लेकिन आप AC के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बता सकते हो कि वो स्प्लिट है कि आपका विंडो है, कहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकते हो, किस टाइप की कूलिंग है, कौन सा कंपनी AC ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर सकता है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो 16 का हो जाएगा सी. 17, इन द प्री अप्रोच स्टेज विच टूल इज़ मोस्ट यूजफुल टू अंडरस्टैंड कस्टमर हिस्ट्री. देखिए एक सॉफ्टवेयर होता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ठीक है, CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप
मैनेजमेंट। ठीक, आप लोग मानेंगे नहीं, एक दो बार इसका सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था आपके MCQ क्वेश्चंस में। ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके एक बार CRM का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था, और उसमें समझ सकते हैं ना आप, ये तो बहुत इजी सा है और स्कोरिंग भी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, मतलब प्री अप्रोच स्टेज में भी ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टूल है, ठीक है, जिसमें आप हेल्प कर सकते हो, मतलब जिससे आप समझ सकते हो कि कस्टमर का और आपके ब्रांड का क्या हिस्ट्री है, तो उसके लिए आपको CRM यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 18, इन कंज्यूमर प्रोडक्ट सेलिंग इम्पल्स बाइंग इज़ बेस्ट ट्रिगर्ड थ्रू। इम्पल्स बाइंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप मार्केट में गए, ठीक है, आप मार्केट में गए, वहाँ पर आपको एक शॉप दिखी, ठीक है, वहाँ पर आपको एक शॉप दिखी, किसकी, स्वीट शॉप दिखी, वहाँ पर ढेर सारे स्वीट्स चॉकलेट्स हैं, और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई कि मुझे क्या करना है, मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो आप वहाँ पर गए और आपने गुलाब जामुन खा लिया। तो ये क्या हुआ, ये आपके अंदर से क्रेविंग आई ना, तो इसमें यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगेगा, फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी आपने नहीं किया, टेक्निकल कंपैरिजन भी आपने नहीं किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इमोशनल अपील, आपके अंदर से क्रेविंग आ रही है, तो आपने इम्पल्स बाइंग कर लिया। ठीक है, इम्पल्स बाइंग का मतलब ये होता है जब आप कोई चीज़ बिना सोचे परचेज़ कर लो, ठीक है, ज़्यादा उस पर एफर्ट ना लगाओ, तो वो होता है आपका इम्पल्स बाइंग। तो 18 का हो जाएगा C। व्हेन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस द फील फेल्ट फाउंड टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन। जब हम लोग ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं तो फील फेल्ट फाउंड, ये कौन सी टेक्निक है जो कि इन चारों में से किसी एक पर बेस होती है। देख लेते हैं पहले इसके बारे में। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का है, इट इज़ अ क्लासिक एंड एम्पैथेटिक मेथड यूज्ड इन सेल्स टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। ठीक है, जब सामने वाला कस्टमर कुछ ऑब्जेक्शंस आपके सामने रखता है, तब आप कैसे उसको हैंडल करोगे, उससे रिलेटेड है। बाय रिलेटिंग टू द कस्टमर्स कंसर्न एंड जेंटली गाइडिंग देम टूवर्ड्स पॉजिटिव आउटकम्स। मान लीजिए आपका कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी कस्टमर है, उसने आपके साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर की। मान लीजिए आपने उसको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, और कस्टमर कह रहा है कि जो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको फील कराते हुए बोलेंगे, ठीक है, कि हाँ सर मैं समझ सकता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब फेल्ट का क्या सीन है, आप ये बताओ कि आपके जैसे और भी कस्टमर्स हैं जो उनका भी यही सोचना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है, लेकिन अब आपको फाउंड में ये समझाना है कैसे आपने अब उसको, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट में आपको उसको कन्वर्ट करना है। आप ये बोलोगे बहुत सारे लोगों को भी ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया, उनको पता चला कि ये प्रोडक्ट उनका टाइम और मनी दोनों ही सेव कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सर उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगने लगेगा। तो आपने क्या किया, कस्टमर की प्रॉब्लम को फील किया, उसको फेल्ट करके दिखाया कि मतलब हाँ और भी लोगों की भी ऐसी प्रॉब्लम है, और फिर फाउंड में आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक में कौन सा, मतलब किस पे बेस होता है, वो आपका इमोशनल कनेक्शन पर बेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 का B। क्वेश्चन नंबर 20, अ क्लोजिंग टेक्निक वेयर द सेल्स पर्सन समराइजेज ऑल बेनिफिट्स बिफोर आस्किंग फॉर ऑर्डर। ऐसी कौन सी क्लोजिंग टेक्निक है जहाँ पर सेल्स पर्सन क्या करता है, वो समराइज कर देता है हर बेनिफिट को बिफोर आस्किंग फॉर ऑर्डर। तो ये इसको क्या कहते हैं, समरी क्लोज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ऑर्डर लेने से पहले वो क्या करता है, सारे के सारे बेनिफिट्स को समराइज कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरी क्लोज। 20 का B। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस दैट अ कस्टमर इज़ रेडी टू बाय। ऐसा कौन सा अर्लीस्ट साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि कस्टमर क्या है, कस्टमर रेडी है बाय करने के लिए। तो अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, अगर वो आई कॉन्टैक्ट करेगा, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करेगा तो फिर वो गलत वो है। ऑब्जेक्टिंग टू प्राइस, प्राइस से ऑब्जेक्ट करेगा तो ये भी तो गलत है, मतलब नॉर्मल सी बात है, प्राइस के अगेंस्ट में, तो फिर वो कैसे ये साइन हो जाएगा। लुकिंग अराउंड द स्टोर, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो दिखा रहा है कि वो दूसरी चीज़ों को पसंद कर रहा है, ये भी गलत है। आस्किंग अबाउट द डिलीवरी टाइमलाइंस, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मैं परचेज़ करूँगा वो मेरे पास कब तक पहुँच जाएगा, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। तो 21 का हो जाएगा A। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, सेल्स पीपल सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफन डील विद। देखिए सेल्स पीपल जो कि आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं वो मास कंज्यूमर्स के साथ डील नहीं करेंगे, रिटेल वालों के साथ भी डील नहीं करेंगे और ऑनलाइन कंज्यूमर्स के साथ भी डील नहीं करेंगे। वो डील करेंगे किसके साथ? टेक्निकल बाइंग कमिटीज़ के साथ, ठीक है, जो कि इन सब चीज़ों में मतलब इन सब चीज़ों में डील करते हैं, उनसे ये सब डील करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्शन टू ओवरकम यूजुअली इन्वॉल्व्स। ऐसे कौन सी मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्शन है जिसमें मतलब उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? तो वो है आपका प्राइस, ठीक है, 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द टर्म क्वालिफाइड लीड रेफर टू इन प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिंग में क्वालिफाइड लीड का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड लीड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि दिखाता है कि वो पोटेंशियल, मतलब उसके अंदर ये पोटेंशियल आपको दिख जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर वो बाइंग पोटेंशियल आपको दिख जाएगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्वालिफाइड लीड, ठीक है, ये चीज़ 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन पर्पज़ ऑफ फॉलो अप आफ्टर द सेल इज़ टू। अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, ठीक है, सेल करने के बाद उसका आप क्या ले रहे हो? आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप उस पर फॉलो अप ले रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? आप रीनेगोशिएट कर रहे हो, गलत, ये आप नहीं कर रहे हो। अप सेल क्रॉस सेल भी कर रहे हो, नहीं। अवॉइड फ्यूचर कॉन्टैक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं। एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप पता करने की कोशिश कर रहे हो कि फॉलो अप लेकर के कि आपका जो कस्टमर है वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट मेथड ऑफ क्लोजिंग द सेल। इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है, मतलब ये जो पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं इन सब में से कौन सा आपको देख के लग रहा है कि जिसको पढ़ के आप ये कह सकते हो कि वो आप क्या कर रहे हो? आप सेल को क्लोज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? जब आप पूछोगे सामने वाले से क्या चीज़, शैल वी प्रोसीड विद द ऑर्डर। शैल वी प्रोसीड विद द ऑर्डर जैसे आप पूछोगे तो इसका मतलब यही है कि आप सेल को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। 26 का डी, द अप्रोच इन द सेल साइकिल रेफर्स टू। अप्रोच का मतलब क्या होता है? जब सेल साइकिल में आप मतलब सेल साइकिल में आप जब देखते हो, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पॉइंट देखे थे, तो इसका मतलब क्या है? मीटिंग द कस्टमर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप पहली बार कस्टमर को अप्रोच करते हो, मतलब आप जाते हो कस्टमर से मिलते हो, तो वही आपका अप्रोच होता है। 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ सेल्स प्रेजेंटेशन। इन सभी पॉइंट में से कौन सा आपका डिफाइन करता है सेल्स प्रेजेंटेशन को? सेल्स का प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, टेलीफोन इंक्वायरी नहीं होता, प्राइस कोट भी नहीं होता। आपका जब आप विजुअल और वर्बल एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो विजुअल नेचर का हो या वर्बल नेचर का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स प्रेजेंटेशन। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, वन की डिफरेंस इन इंडस्ट्रियल सेलिंग इज दैट इट यूजुअली इन्वॉल्व्स। देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। वन की डिफरेंस इन इंडस्ट्रियल सेलिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। मतलब हम लोग इंडस्ट्रियल सेलिंग के टर्म्स में देख रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल सेलिंग के टर्म्स में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, सजेस्टिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग इज नोन एज। देखिए जब आप सेल को क्लोज कर रहे होगे, मान लो, ठीक है, सेल मतलब आपका डन हो गया, आप क्लोज कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर आप उसी टाइम पर एक और प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर दे रहे हो। अब देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे आप हेयर कट कराने गए, ठीक है, आपका जो भी पर्सन या फिर बार्बर या फिर जो भी आप मेकओवर कर रहा है, वो अगर आपका हेयर कट कराने के बाद बोल दें कि सर और मैम अगर आप फेशियल भी करा लोगे तो आप और अच्छे दिखने लगोगे। तो वो क्या कर रहा है? हेयर कट कराने के जस्ट बाद आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आप ये भी करा सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस सेलिंग, ठीक है। सजेस्टिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग इज नोन एज क्रॉस सेलिंग। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। 30 का बी।
क्वेश्चन नंबर 31, द रोल ऑफ एम्पैथी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस। ये जो एम्पैथी है, एम्पैथी मतलब जैसा सामने वाला फील कर रहा है सेम टू सेम वैसे ही आपको फील करना होगा। तो ये एम्पैथी आप कब शो करोगे? आपको ये शो करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। जब सामने वाला पर्सन यानी कि आपका कस्टमर आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो आपको ये बताना होगा, आपको ये जताना होगा कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। ठीक है, जब आप ये चीज़ उसको जताएंगे तो फिर वो आपके साथ कन्विंस हो जाएगा और शायद आगे चल के वो सेल भी मतलब वो बाय भी कर ले आपका प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ दीज सेल्स साइकिल स्टेज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, इन चारों में से प्री अप्रोच, फॉलो अप, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस और डेमोन्स्ट्रेशन में से कौन सी आपकी हेल्प करेगा जिसके कि आप अपना फ्यूचर परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव कर सको? तो वो हो जाए आपका फॉलोअप। जब आप कस्टमर से उसका फॉलोअप लेंगे तो कस्टमर को ऐसा फील होगा हाँ कि ये हमें भी इंपॉर्टेंस दे रहा है और फिर वो आगे चल के आपसे ही प्रोडक्ट परचेज करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा बी। 33, द ट्रायल क्लोज टेक्निक इज़ यूज्ड टू। ट्रायल क्लोज टेक्निक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग ये यूज़ करने के मतलब ये यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट द कस्टमर्स रेडीनेस, मतलब कि कस्टमर आपका रेडी है या नहीं। डीले करने के लिए तो करेंगे नहीं, नेगोशिएशन तो हो चुका है। अवॉइड कस्टमर फीडबैक, ये भी गलत है। ठीक है, तो आप क्या करते हो ये चेक करने के लिए कस्टमर रेडी है या नहीं है, तो उसके लिए आप कौन सा टेक्निक यूज़ करते हो? ट्रायल क्लोज। ठीक है, 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच सिचुएशन इज द स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज इफेक्टिव। ठीक है, स्टैंडिंग रूम ओनली का मतलब होता है कि आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो कि सर हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, हमारे पास ये जो भी प्रोडक्ट है ये अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट है। अगर आप इसको 1 घंटे में नहीं परचेस करेंगे तो फिर ये स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, दूसरा कोई आके परचेस कर लेगा। तो जब भी आप ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग रूम ओनली। ठीक है, व्हेन अर्जेंसी नीड्स टू बी क्रिएटेड। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन अ सेल्स पर्सन स्टेट्स अ फैक्ट, asks a question and waits for a response, it is called। ठीक है, जब कोई सेल्स पर्सन फैक्ट स्टेट करता है, फैक्ट बताता है या फिर कोई क्वेश्चन करता है या फिर वो क्वेश्चन के रिस्पॉन्स का वेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्पिन टेक्निक। ठीक है, अब स्पिन टेक्निक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्पिन सेलिंग टेक्निक इज अ सेल्स मेथड डेवलप्ड बाय नील रैकनम। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका क्या नाम है? नील रैकनम, RACKNHAM। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ सकता है। ठीक है, और स्पिन का फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड, पे ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है ये भी देख लेते हैं, किस चीज़ पर फोकस करता है। इट फोकसेस ऑन आस्किंग इंसाइटफुल क्वेश्चंस टू गाइड द प्रोस्पेक्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स एंड फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन। कई बार होता है आप किसी शॉप में चले जाते हो, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी वहाँ पर चीज़ें आपको ऑप्शन दिखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे को क्या क्या लेना चाहिए। तो फिर वहाँ पर को जो सेल्स पर्सन होता है वो आपसे कई तरह क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको सल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो स्पिन टेक्निक यही होता है। ठीक है, 35 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइंस सेल्स साइकिल ड्यूरेशन। इन सभी में से, इन चारों पॉइंट में से कौन सा आपका सबसे अच्छे से डिफाइन करता है किसको? सेल्स साइकिल के ड्यूरेशन को। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कांटेक्ट से लेकर, जब से आपने पहली बार उससे कांटेक्ट किया है तब से लेकर फाइनल सेल, ये आपका सेल साइकिल ड्यूरेशन को सही बताएगा। ठीक है, पेमेंट एंड डिलीवरी ये सब तो बाद का सीन है। टाइम स्पेंट इन प्रोडक्ट डिज़ाइन ये तो आपका प्रोडक्ट बनने से पहले का सीन है। टाइम फॉर स्टॉक मूवमेंट ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 का बी, मतलब जब आपने पहली बार उसके साथ कॉन्टैक्ट किया है और जब आपने लास्ट में सेल कर दिया है, उसी को हम लोग पूरा क्या बोलेंगे? सेल साइकिल ड्यूरेशन। 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37, इन B2B सेल्स द डिसीजन मेकिंग यूनिट इज ऑफन रेफर टू। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेल्स जब होता है तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाइंग सेंटर। ध्यान रखिएगा, B2B सेल्स जब होता है तो वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग यूनिट होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बाइंग सेंटर। ठीक है, 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज टू। अगर आप चाहते हो कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सुनना पड़ेगा और उसके साथ आपको एम्पैथाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप उसकी प्रॉब्लम को
आप उसकी प्रॉब्लम को अपना समझ करके समझ रहे हो, मतलब आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ रहे हो और आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है, तभी वो आपका वो सेल कर लेगा, मतलब बाई कर लेगा और फिर वो आपके साथ खुश भी हो जाएगा, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, द वेल एग्जीक्यूटेड आफ्टर सेल सर्विस कैन लीड टू, अगर आपने सेल करने के बाद जो सर्विस होती है वो आपने बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज द प्राइस रेजिस्टेंस, नहीं, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। लोअर ब्रांड इमेज, आपकी ब्रांड की इमेज लो होगी, गलत, वो तो हाई होनी चाहिए। कस्टमर कंप्लेंट बढ़ जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपीट बिजनेस, आपको रिपीट बिजनेस मिलेगा अगर आपने सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड की है, तो आपको बिजनेस और ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, क्योंकि लोग माउथ टू माउथ मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे ना कि ये वाली कंपनी का आप फ़ोन ले सकते हो, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, ऐसा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन ऑब्जेक्शंस आर क्लोज और इनसिंसियर दे आर कॉल्ड, इसका सही आंसर होगा स्टॉलिंग ऑब्जेक्शंस। स्टॉलिंग ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। स्टॉलिंग ऑब्जेक्शंस अकर्स व्हेन अ पोटेंशियल कस्टमर डिलेज मेकिंग अ डिसीजन और अवॉइड कमिटिंग टू अ परचेज। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बोल देते हैं कि भैया अभी हम लोग सोच के बताएंगे आपको कि ये प्रोडक्ट हमें लेना है कि नहीं, या फिर हम अपने पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे, या फिर अभी मेरा मन नहीं है भैया, अभी शायद हम बाद में इसको ले। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है ना, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू, या फिर आई एम नॉट श्योर इफ़ नाउ इज़ द राइट टाइम टू परचेज, या फिर आई नीड टू डिस्कस इट विद माई टीम और पार्टनर फर्स्ट। तो ये सब हम लोग क्या देखते हैं, ये सब हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं सो दैट हम लोग क्या कर सकें, हमारे पास टाइम और मिल जाए किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने के लिए, या फिर हम लोग और अल्टरनेटिव्स के बारे में भी सर्च कर लें, ठीक है, ये चीज़, या फिर हम लोगों को और टाइम मिल जाए, या फिर हम लोग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, ठीक है, या फिर हम लोग अगर सामने वाले को डायरेक्ट मना नहीं कर पा रहे किसी सेल्स पर्सन को, तो हम लोग यही बोल देते हैं, ठीक है, भैया आपको सोच के बताएंगे, ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो स्टाइलिंग ऑब्जेक्शंस आपके यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41, विच सेलिंग सिचुएशन रिक्वायर्स द लॉन्गेस्ट सेल साइकिल। इम्पल्स बाइंग सबसे छोटा होता है, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, टेलीफोनिंग में भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड्स का फ्लो होता है, तो इसलिए आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, क्रॉस सेलिंग इज टिपिकली डन एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। हमने बोला था ना, जब एक प्रोडक्ट आप लगभग बेच दिए हो या फिर बेच चुके हो, उसके बाद अब आप एक नए प्रोडक्ट के बारे में आप जब बताते हो आपके कस्टमर को, तो वो आपका क्रॉस सेलिंग में इंक्लूड होता है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग तो स्टार्टिंग में होता है, अप्रोच भी स्टार्टिंग में होता है, प्रेजेंटेशन बीच का होता है, आफ्टर सेल्स आपका लास्ट का सीन होता है, ठीक है। तो आफ्टर सेल्स आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आप किसी नए प्रोडक्ट के बारे में जब बताते हो तो वही आपका क्रॉस सेलिंग होता है, ठीक है। 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43, अ प्रेजेंटेशन बैक्ड बाय लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इज मोर इफेक्टिव इन सेलिंग। कौन सा मतलब प्रोडक्ट है जिसमें आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दो तो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होता है, तो वो आपका टेक्निकल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकल प्रोडक्ट में आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे तभी आपकी चीज़ें मतलब जो आप सेल करना चाहते हो वो सेल होने के ज़्यादा चांसेस है। 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44, कस्टमर लॉयल्टी कैन बी बेस्ट बिल्ड थ्रू। कस्टमर लॉयल्टी कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सीलेंट आफ्टर सेल सपोर्ट। अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी अगर बहुत अच्छी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर वो आपका कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करेगा, ठीक है। तो 44 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, अ बाइंग सिग्नल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन माइट बी। आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो कस्टमर है वो बाय करने के लिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर आपका पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल बायर है, तो वो आपको पता चलेगा जब आपसे वो पूछेगा वारंटीज़ के बारे में। क्योंकि पहले तो वो प्रोडक्ट के बारे में यूज़ करेगा, उसके मतलब प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, उसके बाद ही वारंटी के बारे में पूछेगा ना, मतलब वारंटी बहुत आगे का प्रोसेस है, फिर भी आपसे पूछ रहा है, इसलिए हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता है। अगर वो दूसरे ब्रांड के बारे में हम लोगों से पूछेगा, इसका मतलब वो स्विच करना चाहता है, वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46, सेलिंग दैट रिक्वायर्स रिपीटेड कॉन्टैक्ट विद द सेम कस्टमर टिपिकली फॉल्स अंडर। मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है
मतलब या फिर ऐसी कौन सी सेलिंग है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपका सेल हो तो आपको बार बार उसी पर्सन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल सेलिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इम्पल्स सेलिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन फ्लैश सेल में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेलिंग ही ऐसा होता है, और टेली मार्केटिंग में भी ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रियल सेलिंग में ही ऐसा होता है कि आपको रिपीटेड वे में कांटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इन द सेल साइकिल व्हेन शुड ऑब्जेक्शंस आइडियली बी एड्रेस्ड। कब आपको ऑब्जेक्शंस, मतलब कब आप ऑब्जेक्शंस एड्रेस कर सकते हैं? आप एड्रेस कर सकते हैं कब? ड्यूरिंग आफ्टर सेल सर्विस। जब सेल हो जाएगी तभी उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी तो आप उन ऑब्जेक्शंस को आप एड्रेस कर पाओगे और फिर उसके बाद सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे। तो 47 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, द पर्पस ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस इन द अप्रोच स्टेज इज टू। जब अप्रोच स्टेज में आप क्वेश्चन पूछते हो सामने वाले कस्टमर से, तो क्यों पूछते हो? आप इसलिए पूछते हो सो दैट आप सामने वाले कस्टमर की नीड्स को अच्छे से समझ सको। ठीक है, 48 का सी। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अगर आप क्वेश्चन उससे नहीं पूछोगे कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, आपका बजट क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पूछोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपके कस्टमर के बारे में। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी शुड फोकस मोर ऑन। प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी में आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो आपको फोकस करना चाहिए कस्टमर के बेनिफिट्स में। अगर आप कस्टमर के बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो आपका वो सेल और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को भी तो दिखता है ना कि ये प्रोडक्ट सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, ये हमारे बेनिफिट्स के बारे में भी सोच रही है। तो 49 का हो जाएगा बी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन B2C सेल्स डिसीजन। देखो, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर को आपको समझ करके, ठीक है, कंज्यूमर को आपको उसकी नीड को समझ करके कंज्यूमर क्या खरीद सकता है, क्या नहीं खरीद सकता है, क्या खरीदना चाहता है, या फिर कंज्यूमर क्यों खरीद रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझ करके ही तो आपको सेल करना पड़ेगा। तब जा करके मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पर ये किसके साथ रिलेटेड है? ये आपका इमोशंस के साथ रिलेटेड है। जब आप सामने वाले के इमोशंस को समझेंगे, कस्टमर के या फिर अपने कंज्यूमर के इमोशंस को समझेंगे, तभी चीज़ें आप पॉसिबल कर पाएंगे। मतलब ये जो आपका सेल है इसको आगे आप प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा सी। हाँ, तो हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। हर एक टॉपिक के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी अपना स्कोर अपडेट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कितना स्कोर ऑब्टेन किया है। एंड हाँ, गर्मी बहुत है तो आप खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।